रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं राजीव गांधी फाउंडेशन, टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। मैं सलीमा रजा अपने साथी अरशद इकबाल के साथ एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने साप्ताहिक प्रोग्राम आई वे ये है रोशनी का कारवां में। दोस्तों, अंग्रेजी में एक कहावत है कि ये आप सुबह सुबह अंग्रेजी ना बोला करें। अरे सुन लो, समझ में आ जाएगी, आसान सी बात है लेकिन है बड़े पते की। क्या पते की? किसका पता? नहीं, एड्रेस बोले तो किसका? सुन लो। अच्छा। कहावत है, श्योरेस्ट वे नॉट टू फेल इज टू डिटर्मिन टू सक्सीड। यानी क्या बात है कि अगर आप हारना नहीं चाहते तो ठान लो कि आपको कामयाब होना है। कहा था ना, आसान सी बात है लेकिन बड़ी पते की बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज जिस मेहमान की बातें हम करने जा रहे हैं वो इस कहावत पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। जैसा कि अपने पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि हमारे साथी जॉर्ज इब्राहिम उड़ीसा के दौरे पर गए थे, याद है ना अरशद? जहां उन्होंने कुछ लोगों से बातचीत की थी, ये भी याद है? बिल्कुल। बड़े अच्छे बच्चे हो तुम। जी हाँ। और ऐसे ही एक और व्यक्ति हैं सान्यास बेहरा, जो कि सोशल और डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट हैं, यानी कि एक ऐसे कार्यकर्ता जो समाज के लिए काफी कुछ करते रहते हैं और विकलांगता के क्षेत्र में काफी काम करते हैं। आपको ये भी बता दूं कि सान्यास बेहरा जो हैं वो बचपन से ही दृष्टिहीन हैं। दोस्तों, हमारे साथी जॉर्ज से हुई अपनी बातचीत में श्री बेहरा हमें बताएंगे कि उन्हें और उनके परिवार को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कैसे अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते इन्होंने अपनी मुश्किलों पर जीत हासिल की। तो आइए सुनते हैं जॉर्ज और बेहरा के बीच हुई बातचीत का ये दिलचस्प हिस्सा। सन्यासी, आप एक साहित्य किस्म का व्यक्ति है और आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी है जी। तो ये साहित्य में आपका जो रुचि है जी, ये कहाँ से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ? मेरा पिताजी एक ट्रेडिशनल राइटर थे जी। वो गीत बना रहे थे लोकल लैंग्वेज में जी। और उनसे मेरी रुचि हुआ, लिखने का शौक भी हुआ। आपका जो आंख का जो प्रॉब्लम है जी, ये आपका बचपन से है, जन्म से है या बाद में हुआ? जी, बचपन से हुआ। ये बीटर स्पॉट हो गया था कैटरेक्ट का जी। उसी टाइम पे वो सर्जरी का कोई सुविधा नहीं था गांव में। आयुर्वेदिक में जो मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा रहा था उसी टाइम पे जी, उसी को इस्तेमाल करने का कोशिश किए हैं हमारे पिताजी और गार्डियंस जो लोग थे जी। लेकिन उसी का कुछ नहीं हुआ। उसका बाद में जब 9th क्लास में था उसका ऑपरेशन करने का कोशिश कर रहे थे लेकिन उसका कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाया जी। जब आपको पिताजी और माताजी को पता चला कि आपका आंख का प्रॉब्लम है तो उन्होंने आपका जिंदगी में किस प्रकार का शुरुआत दिया? ये बहुत गंभीर बात था कि पहले से लोगों के अवेयरनेस नहीं था। मैं गांव से जन्म हुआ था जी। इससे लोगों ने बता रहे थे कि विजुअली चैलेंज्ड हुए तो वो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। सो इसके लिए कुछ फ्रस्ट्रेशन था। तो एक बार क्या हुआ, सुना हुआ कि भुवनेश्वर में एक स्कूल है तो मेरा माता जी ने एक क्लर्क भुवनेश्वर में काम कर रहे थे हमारे गांव का जी। उनको एक लेटर दिए हैं जी। इस लेटर को ले लो स्कूल में दे दो, क्या सुविधा है जी। उनको खत लिखे हमको जी। वो क्लर्क ने क्या किया, चाय पी रहा था जी। और ये चाय कप के साथ लेटर को फेंक चुका। फिर मेरी माँ और बाबा दोनों ने आए हैं स्कूल को और स्कूल के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ उनके और उनका एडमिशन मेरा हुआ है। तब तो लोगों ने मुझे भी फ्रस्ट्रेट कर रहे थे, क्या लोगों को नंदनकानन ले लेंगे, हिंस्र जो जानवर होते हैं वो उनके साथ छोड़ देंगे उनको, इसके लिए ले रहे हैं, इससे भयभीत कर रहे थे जी। फिर भी गांव से मैं आया और भुवनेश्वर में मेरा एजुकेशन शुरू हुआ भीमोभी स्कूल फॉर द ब्लाइंड में। जी। तो जब शुरू में आप यहाँ पर स्कूल में बचपन में अकेले से रह रहे थे अपने फैमिली से दूर जी, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? मेरे दिमाग में सब ठीक चल रहा था। मुझे सबसे बड़ा अच्छा लग रहा था जो बाल विकास क्लास चल रहा था सत्य साई समिति की तरफ से जी। बहुत सारे मोरल इन्वोकेशन से यहाँ से मिल रहा था जी। और कविता लिखने का तो शौक था मेरे पहले से। जी। मेरा क्लास 5 में
यहाँ से मैं कविता पब्लिश करना शुरू किया। फिर हमारे एक शिशु लेखा, एक चाइल्ड्स मैगजीन, इसी को उड़िया में शिशु लेखा कहते हैं लोग जी। उसी मैगजीन में मेरा एक कविता निकला। बहुत सारे अप्रिसिएशंस मुझे चाइल्डहुड में मिला था जी। ये था धीरे हुआ भाई, स्लो बढ़ने से लाइफ में टॉप में कैसे पहुंचेंगे जी, इसका वार्ता था। और उसका बाद मुझे बहुत साहित्य संशोधन से जुड़ने का मौका मिला जी। और श्री जगन्नाथ साहित्य संसद था मेरे नायागढ़ कॉलेज में, यहाँ मैं लिटरेरी चैंपियन हुआ था जी। जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, मैं सोशल सर्विस में जुड़ा हुआ। ये ग्रेजुएशन आपने किस सब्जेक्ट में किया? ओरिया सब्जेक्ट में। ये सोशल एक्टिविज्म में आपका रुचि कब से शुरू हुआ? एक्चुअली मेरे पहले से शुरू हुआ था, क्योंकि मैं बहुत सी पुअर फैमिली से था, तो इसके लिए मुझे जब स्कूल में एजुकेशन शुरू हुआ, बहुत दिन भूखा भी रहना पड़ा, क्योंकि यहाँ 2 बार खाना खिलाते थे और जो भूखा लगता है शाम को तो बाबा माँ की याद भी आ जाता था। पहले हम स्ट्राइक करना शुरू किए कि गवर्नमेंट अगर कोई बैलेंस डाइट का बात कर रहा है एजुकेशन में जी, तो ये विजुअली चैलेंज बच्चों जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको क्यों बैलेंस डाइट नहीं मिलेगी जी। तो यहाँ हम लोग शुरू किए हैं और जी। तो उसी टाइम से मेरा एक जो मास मूवमेंट बनाने का फाउंडेशन शुरू हुआ था जी। तब तक मैं जब कॉलेज में था, मैं गाना लिखा था चाइल्ड लेबर का। इसके लिए जो कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर उड़ीसा में है ना, ये गाना उसको बहुत पॉपुलर हुआ। उसके बाद इन लोगों ने मुझे एक जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन कमेटी है जी, उसी का कोऑर्डिनेटर बनाया है जी भद्रक में जी। तब तो मैं भद्रक जिले में सिर्फ 10 साल लगभग काम किया भद्रक में। ये डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड लेबर कमेटी से शुरू होके मैं डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी ग्रीवेंसेस सेल बनाया यहाँ जी, क्योंकि मैं देखा कि जो डिसेबल लोग ये कलेक्टर लोगों के दरवाजे के पास नहीं पहुंच सकते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में जी। या सभी प्लेस में ऑफिस में देखेंगे लिखा है नो एंट्री जी, यहाँ पब्लिक लोगों को एक्सेसिबल होना चाहिए जी। या सारे प्लेस में नो एंट्री, और डिसेबल लोग हैं तो बहुत सारे लोग इनको भगा देते हैं रास्ते से जी, जी। फिर मैंने जो उड़ीसा पब्लिक हेल्थ असेंबली हुआ है जी, जिस डेलीगेशन हम लोग पब्लिक हेल्थ असेंबली को इंटरनेशनल लेवल पे भेजे थे, तो उसी का स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी में मैं इलेक्ट हुआ था जी। अभी उड़ीसा लीगल सर्विसेज सपोर्ट ग्रुप जो हुआ है, कमेटी फॉर लीगल एड टू पुअर जी, उसी में मैं एक मेंबर हूँ। एक चीज बताइए, ये आप उड़ीसा जैसे स्टेट में पले हैं, बड़े हुए हैं जी, तो यहाँ पर दृष्टिहीन लोगों का मेन प्रॉब्लम्स क्या है? पहली प्रॉब्लम है कि एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन यहाँ कोई बुक नहीं बच्चों को नहीं मिलता जी। यहाँ कंप्यूटराइज्ड ब्रेल प्रेस नहीं है। इसके लिए मैं तो एक ओडिशा ह्यूमन राइट्स कमीशन में केस डाला था और उसका सुनवाई चल रहा है। और दूसरा इससे कि जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी है, जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम चलता है जी, इसी से भी विजुअली चैलेंज लोगों को एक्सक्लूडेड किया गया है। दूसरा चीज जैसा है जो आईटी की इस्तेमाल किया जाता है अभी, जो थर्ड आई की तरह काम कर रहा है विजुअली चैलेंज लोगों का, जैसे कंप्यूटर्स का जी। सो ये इसका भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो पाया है। एक कंप्यूटर ट्रेनिंग करने का हम कोशिश किए हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज में गवर्नमेंट ने बताया कि एक बच्चा के लिए 17,000 रुपए क्यों हम खर्च करेंगे जी। बताया आप लोगों को जब आईआईटी में आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, आईआईएम में आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, आप बच्चों को लाखों रुपए खर्च कर देते हैं एक बच्चों के साथ। अगर एक विजुअली चैलेंज बच्चे के लिए आप 17,000 खर्च करते हैं तो ये पॉलिसी लेवल में क्वेश्चन क्यों होता है? तो अभी गवर्नमेंट में प्रिंसिपल एग्री किया है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में हम शुरू करना चाहते हैं कंप्यूटर एजुकेशन, क्योंकि इसके लिए वो इक्वली बिल्डअप करेंगे कैरियर हम इन लोगों का, ये हम कोशिश किए हैं। एक चीज बताइए आखिर में सन्यास जी की हमारे देश के कई स्टेट्स में दृष्टिहीन लोग संघर्ष कर रहे हैं जी, तो आपने भी काफी संघर्ष किया है जी जी। तो आपके अनुभव से आपके दूसरे दृष्टिहीन भाई बहनों को आप क्या संदेश देंगे इस संघर्ष के साथ जूझने के लिए? एक चीज है कि नॉलेज इज पावर। नॉलेज इज पावर। बहुत सारे चीज को हमको जानना चाहिए सही ढंग से जी, नहीं तो लोगों ने अंडर एस्टिमेट करेंगे, ऑफिसर्स लोगों ने जी, आपको कुछ मालूम नहीं इसे कहेंगे। तो दूसरा चीज ये है कि हमारे हकीकत के लिए हमको संघर्ष जरूर जारी रखना है ग्रास रूट लेवल पे। और जैसे नेशनल लेवल पे अभी नेशनल डिसेबिलिटी पार्टी का सपना दिखा जाता है, मैं सोच रहा हूँ कि ग्रास रूट लेवल पे भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में भी वो इलेक्शन में जिससे विजुअली चैलेंज लोग भी आ सके पुलिस लेवल बॉडी में, इसके लिए ज्यादा ध्यान देना जरूरत होता है। थैंक यू सर। आँख और
दृष्टिहीनता से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें 09968329329 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.iway यानी EYEWAY.org पर विजिट करें। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। दोस्तों, आपने कथक, भरतनाट्यम, मणिपुरी, कथाकली जैसे इंडियन क्लासिकल डांसेस के बारे में तो जरूर सुना होगा, सुना है ना? पर मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा ही एक और क्लासिकल डांस है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में बेहद लोकप्रिय है। जी जी, मुझे पता है आपका इशारा किधर है। आप बात कर रहे हैं बैले की, जो कि अपने पैर के पंजों के ऊपर खड़ा होकर किया जाता है। वाह, आपको तो बहुत कुछ पता है। बात कर रहे हैं हम बेहद प्रतिभाशाली एलिसिया अलोंसो की, जिन्होंने ऐसे समय पर अपनी आंखों की रोशनी खो दी जब वो अपने करियर की बुलंदी पर थीं, पर इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, जिसके कारण आज वो दुनिया की बेहतरीन बैलरीनाज में से एक हैं। जाने माने एक्टर श्री अभिनव चतुर्वेदी की जुबानी सुनते हैं एलिसिया के जीवन की कहानी। दोस्तों, अभिनव चतुर्वेदी को हम सभी लोग जो हैं वो हम लोग और बुनियाद जैसे बड़े टीवी सीरियल्स में देखा करते थे और उन्हें जानते हैं। आइए अभिनव। एलिसिया अलोंसो वर्ष 1921 में क्यूबा के हवाना शहर में जन्मी एलिसिया को अपना सारा जीवन कला के प्रति समर्पित करने के लिए प्राइज बेनॉय ऑफ द डांस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इस नाम और शोहरत के लिए एलिसिया ने कड़ा संघर्ष किया है, तभी तो आज बैले डांस के इतिहास में बेहतरीन बैलरीनाज में से वो एक हैं। एलिसिया ने मात्र 9 वर्ष की आयु में ही बैले डांस सीखना शुरू कर दिया था। 16 वर्ष की आयु में एलिसिया अपने बैले डांस साथी छात्र के साथ शादी कर न्यूयॉर्क चली गईं। वहां उनके परफॉर्मेंसेस को काफी पसंद किया गया। एलिसिया जब अपने करियर की बुलंदियों पर थीं, तभी रेटिना डिटैचमेंट के कारण अचानक उनकी आंखों की रोशनी काफी कम हो गई, पर उन्होंने हिम्मत न हारते हुए कामयाबी का अपना यह सफर जारी रखा और अपने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस से एक स्टार बन गई। अपनी बढ़ती हुई दृष्टिहीनता की चिंता किए बिना 1960 में उन्होंने नेशनल बैले ऑफ क्यूबा नामक एक डांस स्कूल की शुरुआत की और अपने डांस ट्रूप के साथ एलिसिया ने कई नेशनल शोज और इंटरनेशनल शोज किए। वो स्टेज पर अपनी कमजोर नजर को पूरा करती चमकती स्पॉटलाइट से, किनारे पर बंधी पतली सी डोरी से और अपने सह डांसर्स की मदद से। उन्हें यूनेस्को के पैब्लो मेडल और क्यूबा के सर्वश्रेष्ठ मेडल से भी सम्मानित किया गया है। बैले डांस के प्रमोशन के लिए वो यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर भी रह चुकी हैं। एलिसिया की कामयाबी भरी कहानियों को कई किताबों में भी रिकॉर्ड किया गया है। आज 87 साल की आयु में भी एलिसिया अपने बैले डांस स्कूल के माध्यम से क्यूबन बैले डांसर्स की नई पीढ़ी को विकसित करने में व्यस्त हैं। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। मंजिल मुश्किल तो क्या धुंधला सा
दोस्तों, आपको याद होगा कि एपिसोड 31 और 32 में हमने चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज डॉक्टर मनोज कुमार से ये जाना था कि कैसे एक दृष्टिहीन व्यक्ति उनके कोर्ट में अपनी शिकायतों का समाधान पा सकता है। जी, आज एक बार फिर डॉक्टर मनोज कुमार हमारे साथ हैं, जो आज हमें PWD एक्ट 1995 में किए गए दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए आरक्षण के बारे में बताएंगे। डॉक्टर मनोज कुमार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आज हम आपसे डिटेल में बात करना चाहेंगे PWD एक्ट 1995 में किए गए आरक्षण के बारे में, जो दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए किया गया है। अभी तक हमारे दोस्त ये जान गए होंगे कि सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षण होता है दृष्टिहीन लोगों के लिए, और ये आरक्षण उन जॉब्स के लिए होता है जिन्हें सरकार ने पहचान कर एक सूची बनाई है। उसे ग्रुप ABCD में बांटा गया है और यह सूची सरकार हर 3 साल में अपडेट करती है। तो सबसे पहले डॉक्टर मनोज कुमार, आप हमें ये बताएं कि ये जो 1% आरक्षण होता है जॉब्स में, सरकारी नौकरियों में, वो कैसे किया जाता है, जरा डिटेल में बताएं। एक चीज उसको याद रखना होता है इस एस्टेब्लिशमेंट को कि दिस इज वैकेंसी बेस्ड, पोस्ट बेस्ड नहीं है। किसी एस्टेब्लिशमेंट का 100 पॉइंट रोस्टर बनाते हैं, उसका 3 ब्लॉक बनाया गया है, तो तीनों ब्लॉक का पहला पोस्ट डिसेबिलिटी के लिए है। जैसे एक एस्टेब्लिशमेंट है, मान लीजिए कोई एक्स एस्टेब्लिशमेंट है, वहां क्लर्क का पोस्ट है, अकाउंटेंट का पोस्ट है, इंजीनियर का पोस्ट है, तरह तरह का पोस्ट है, ठीक है। और वो उसने ईयर मार्क उस एस्टेब्लिशमेंट में किया था। पहला देंगे लोकोमोटर को, 34वां देंगे विजुअल को, और जो आपका 67वां जो पोस्ट है, ये तीनों पॉइंट है DOPT के इंस्ट्रक्शन में, 67वां पोस्ट ईयरिंग को देंगे। तो अब 34वां पोस्ट पर जैसे उसने ईयर मार्क किया उस एस्टेब्लिशमेंट में ने कि हम विजुअली इम्पेयर्ड को देंगे। अब 34वां पोस्ट मान लीजिए कि था वो किसी ऐसे पोस्ट का जो आइडेंटिफाइड नहीं है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, मतलब विजुअली इम्पेयर्ड उस काम को नहीं कर सकता है, तो 34वां पोस्ट तो खाली नहीं रख सकता है। तो 34वां पोस्ट पर उसको नॉर्मल आदमी को बहाल करना पड़ेगा। किंतु उसको ये आदेश हम लोग देते हैं कि 34वां आपने अगर दूसरे को दे दिया, इसका मतलब नहीं है कि उसका हक खत्म हो गया। आपको 35वां, 36वां, 37वां जो भी पहला आपको आइडेंटिफाइड पोस्ट विजुअल के लिए मिलता है, वो उसको दो। आप ये नहीं कर सकते कि ये पोस्ट नहीं मिला वो आदमी तो हम उसको नहीं देंगे। आपको जब भी मिलेगा आपको 100 के अंदर देना पड़ेगा उसको। तो डॉक्टर मनोज कुमार, आप ऐसे कोई लैंडमार्क जजमेंट्स बताना चाहेंगे रोजगार के क्षेत्र में जो आपके कोर्ट ने दिए होंगे? अभी हाल में एक मामला आया था बहुत इंटरेस्टिंग, वो मुझे याद है कि जो बैंक का प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का जो जॉब था उसे विजुअली इम्पेयर्ड को नहीं दिया गया था, तो हमने इन्फोर्स किया और 4 विजुअली इम्पेयर्ड लड़कों को प्रोबेशनरी ऑफिसर में अपॉइंट किया गया उसमें। और कोई केस याद आ रहा है आपको? दूसरी बात क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी के बाद हम लोग, आपने देखा होगा UPSC वगैरह का जो भी एडवर्टीजमेंट आजकल आ रहा है, उसमें हम लोगों ने स्पेसिफिक कॉलम बनवा दिया है। अब जैसे उसका पोस्ट मान लीजिए 50 पोस्ट आया उसमें, तो 50 पोस्ट में उसने ईयर मार्क कर दिया कि पोस्ट नंबर 1, पोस्ट नंबर फलाना, पोस्ट नंबर फलाना, रिजर्व्ड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। नीचे वो लिखता है कि द पर्सन विद डिसेबिलिटी कैन ऑल्सो अप्लाई ऑन अदर पोस्ट विच आर आइडेंटिफाइड फॉर देम, हाउएवर द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन विल नॉट बी गिवन। मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी भी इंश्योर हमने कहा है कि करो आप। ये नहीं है कि 3 पोस्ट दे दिया उसके बाद वो अप्लाई नहीं कर सकता है। राइट। पर बात यहाँ पे ये आती है कि इस इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ में क्या एक दृष्टिहीन कैंडिडेट को इस रिक्रूटमेंट ड्राइव में एग्जाम लिखते समय वो कंपनसेटिंग फैसिलिटीज मिलेगी? यानी कि एक राइटर के साथ एग्जाम लिखना, 20 मिनट्स पर आवर का एक्स्ट्रा टाइम, वो मिल सकता है? हाँ, वो तो जो उसको असिस्ट करने की बात जो है वो तो मिलना ही है उसको, खाली रिजर्वेशन में उसका अधिकार नहीं है। मनोज कुमार जी, हम आते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। दोस्तों, उम्मीद है अभी तक की जानकारी ने आपकी सोच के कुछ और दरवाजे खोले होंगे। खोलो खोलो दरवाजे, पर्दे करो किनारे, खूंटे से बंधी है हवा, मिल के छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके, अपने ही रंग लेके, आसमां का शामे आना, आज हमें है सजाना। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू, ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है झम से बिखर, तू है नदी बेखबर, बह चल कहीं, उड़ चल
डॉक्टर मनोज कुमार, हम आते हैं एजुकेशन यानी शिक्षा पर। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 में आरक्षण किया गया है एजुकेशन में भी विकलांग बच्चों के लिए। तो मान लीजिए अगर किसी दृष्टिहीन बच्चे को किसी स्कूल में दाखिला मिलने से मना किया जाता है उसकी दृष्टिहीनता के कारण, तो वो क्या कर सकता है? वो कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल या नॉन गवर्नमेंट स्कूल दोनों की बात कर रहे हैं। नॉन गवर्नमेंट में अगर दायर करते हैं तो हम लोग उसको प्रोएक्टिवली लेते हैं, बाध्य नहीं करते हैं। किंतु कोई भी प्रकार का अगर बेनिफिट नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से अगर लिया है गवर्नमेंट से, जैसे लैंड कंसेशनल लेट पर आपने ले लिया, या आपको किसी प्रकार की सुविधा मिली है, टैक्स एग्जेम्पशन मिला हुआ है, तो आप सरकार से अगर सुविधा लेते हैं किसी प्रकार की, तो सरकार के नियम का अनुपालन करना पड़ेगा आपको। आप बच्चों को आप डिनाई नहीं कर सकते एडमिशन। तो कई केसेस में हम लोगों ने किया है, सक्सेसफुली किया है। और सरकारी स्कूल में तो बाध्यता है, वो नहीं करने का सवाल ही नहीं। तो इसी एजुकेशन के प्रोविजन को एनफोर्स करने के लिए कोई आपका लैंडमार्क जजमेंट आया हो? जो हायर एजुकेशन में मेनली प्रॉब्लम उठता है कई बार, तो अभी से एक आपको लैंडमार्क जजमेंट हम बताएंगे। एक आसिफ इकबाल का था, 100% विजुअली इम्पेयर्ड लड़का था। उसने केस किया हमारे यहाँ IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और AICTE पे, और कहा कि उसने केस ये किया था कि he said that I am capable of competing this IIM, किंतु सुविधा वो ये चाहता था कि ग्राफिकल जो उसका पार्ट है उसको डिस्क्रिप्टिव में बना देना, और समय उसको 10 मिनट का ज़्यादा चाहिए था। फिर हमने जब टेकअप किया तो अभी जो है ये ऑर्डर हो गया है कि अभी MHRD ने ऑर्डर दिया है कि मॉडिफिकेशन होगा विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, और सबको 10 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा, 10 मिनट्स पर आवर, और स्क्राइब ऑफ चॉइस। राइट। चीफ कमिश्नर साहब, आपके कोर्ट से एक और ऑर्डर आया था दृष्टिहीन छात्रों के लिए, जिससे कि वह अपनी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स स्वयं लिख सकते हैं कंप्यूटर्स यूज करके। हमने उसमें आदेश दिया कि उसी के बाद UGC ने इस तरह के निर्देश जारी कर दिए हमारे हस्तक्षेप के बाद सारे यूनिवर्सिटीज़ को, सारे कॉलेजेस को, और कहीं भी अगर एग्जाम आपको देना है दृष्टिबाधित छात्रों को अपना लैपटॉप कंप्यूटर यूज़ करते हुए, तो वो वहाँ रिक्वेस्ट कर सकते हैं उस कंसर्न्ड अथॉरिटी से, और आपको ये सुविधा मिलेगी। चलते चलते डॉक्टर मनोज कुमार, आप उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे जो दूर गांव में, छोटे गांव में रहते हैं और जिनके अधिकारों का कुछ हनन होता है उनकी दृष्टिहीनता के कारण? अभी हम लोगों ने एक मोबाइल कोर्ट शुरू किया, ये जानने के लिए गांव में लोगों को क्या होता है। तो हम लोगों ने 5 स्टेट में अभी तक करवाया है, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, झारखंड, सिक्किम और मध्य प्रदेश। और अभी हम लोग जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, आइजोल में है, गुवाहाटी में और शिलोंग में। तो मोबाइल कोर्ट से ये होता है कि वी आर रीचिंग आउट, हम लोग उन तक पहुंच रहे हैं। और ये हम लोग सिर्फ कैपिटल में नहीं करते हैं, और वहाँ से जो समस्याएं आती हैं तो हम लोग को सही पिक्चर मिलता है। तो वहाँ हम लोग देख रहे हैं कि पंचायत स्तर पर बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, उनको पंचायत शिक्षक की बहाली है, पंचायत सेवक की बहाली है, आंगनवाड़ी की बहाली है। तो ये सब काम सभी लोग कर सकते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड लोग भी करते हैं। तो वहाँ पे नॉन कंप्लायंस जो होता है, तो वहाँ हम लोग उसी स्तर पे वहीं पे इंस्टेंट जजमेंट देते हैं। तो वहाँ वो लोग काम कर रहे हैं और इसका अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और गाँव के जो भी श्रोता हैं वो इसको सुने और ये बिल्कुल देखें कि उनका जो अधिकार है उसका अगर कहीं हनन हो रहा है, उन्हें नहीं हो रहा है। विजुअली इम्पेयर्ड अगर कोई व्यक्ति अगर कोई काम करना चाहता है, अगर वो समझता है कि जो गरीबी उन्मूलन की जो भी कार्य है वो उसको कार्य करने में सक्षम है, या जैसे अब सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर बनता है तो उसके परिवार के लोग उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, तो वो अगर उसको नहीं मिलता है तो उसकी शिकायत वो कर सकते हैं। ऑलमोस्ट जितने भी राज्य हैं वहाँ के सारे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उसको नामित किया गया है एडिशनल कमिश्नर डिसेबिलिटी के रूप में। आप उनको एक भेज दें कंप्लेंट और उसकी एक प्रति हमारे पास भेज दें, हम देखेंगे कि कैसे उसको बेस्ट आपके लिए किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनोज कुमार, आपने काफी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हमें। आप लोग जो कर रहे हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इससे लोग को पता चलेगा अपने अधिकार के बारे में। अधिक जानकारी के लिए हमारे iWay हेल्प डेस्क 09968329329 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं, या हमारे वेबसाइट www.iway यानी EYEWAY.org पर विजिट करें। iWay, ये है रोशनी का कारवां। नमस्कार, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, अब समय है एपिसोड 35 में पूछे गए सवाल का जवाब बताने की। हमने आपसे पूछा था, अंग्रेजी भाषा में लिखने वाले 17वीं सदी के उस महान कवि का नाम बताइए जिसने अपने नेत्र खो देने के बावजूद अपना साहित्य लेखन जारी रखा
उन्हें 1667 में प्रकाशित हुई उनकी कविता पैराडाइज लॉस्ट के लिए बखूबी जाना जाता है। और इस सवाल में आपके ऑप्शंस हैं ए संत सूरदास, बी विलियम शेक्सपियर और सी जॉन मिल्टन। हाँ, इस सवाल का जवाब है ऑप्शन सी जॉन मिल्टन। और विजेता का नाम बताएंगे हमारे वही पुराने साथी प्रणय गड़ौदिया। हाँ तो दोस्तों, एपिसोड 35 के हमारे लकी विजेता बने हैं एसएमएस भेजने वाले मुकेश सोनी अहमदाबाद से। सोनी साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको। दोस्तों, जॉन मिल्टन के बारे में अधिक जानकारी आप कुछ ही एपिसोड में सुन सकेंगे एक सेलिब्रिटी की आवाज में। ये है रोशनी का कारवां। लीजिए जनाब, आ गई बारी आपसे एपिसोड 41 का सवाल पूछने की, जो कुछ इस तरह से है। भारतीय रेलवेज दृष्टिहीन व्यक्ति को रेल किराए में कितनी फीसदी रियायत देती है? आपके ऑप्शंस हैं ए 25%, बी 75% और सी 100%. The question was, how much concession does the Indian Railways gives a person who's totally blind in the train fare? And your options are A 25%, B 75% and C 100%. और याद रखिए कि जवाब भेजते समय अपना नाम, पूरा पता और एपिसोड नंबर जरूर लिखें, वरना आपकी एंट्री वैलिड नहीं मानी जाएगी। इस सवाल का जवाब 7 दिनों के अंदर हमें इस पते पर लिख भेजिए। प्रोग्राम आई वे ये है रोशनी का कारवां, केयर ऑफ स्कोर फाउंडेशन, पोस्ट बैग नंबर 3903, न्यू दिल्ली 49। आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 09968329329 और आप अपना जवाब ब्रेल में भी भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@iway.org पर लिखें। लो जी मैडम, अपने भाई लोग से इजाजत मांगने का टाइम आ गया क्या? ख्याल रखना अपना, हेल्दी रहना, वेल्दी रहना, बिल्कुल फटाफट अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी शो में जिसका नाम है आई वे ये है रोशनी का कारवां। इस नेक ख्याल के साथ हम दोनों आपसे विदा लेते हैं। याद रखिए, मिलेंगे अगले हफ्ते, मुलाकात होगी यहीं और हम दोनों होंगे आपके साथ। मैं सलीमा रजा और मैं अर्शद इकबाल। तब तक के लिए खुदा हाफिज। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राजीव गांधी फाउंडेशन, टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। ये है रोशनी का